नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज का ये जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 17 है। जो कि हम लोग का जो लेक्चर है 16 जो लेक्चर पहले से हो चुका है। तो जो लोग भी नहीं देखें आप लोग जाके देख लीजिएगा। आपके जो एमटीएस एग्जाम जो होना है उसके लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में पीडीएफ अगर आप लोग को नहीं मिला है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात है कि इसके बाद जो आपका 1 सितंबर से तो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका कौन सा पीवाई की सीरीज़ लाया जाएगा, एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का या आपका दिल्ली पुलिस का या सीपीयू का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसी सीरीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। जितने भी सेट में एग्जाम हुए होंगे उतना वीडियो आप लोग को प्रोवाइड है जो कि कराया जाएगा। ठीक है, विथ पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो आज का जो प्रश्न है कि खेती के लिए दी गई भूमि में श्रम और पूंजी के अधिक उपयोग वाली खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, आप लोग को भी बताते चलना है अगर आप लोग को आता है तो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो फ्रेंड्स आपका गहन खेती हो जाएगा। ठीक है, खेती के लिए दी गई जो भूमि होता है उसमें अधिक अगर श्रम और पूंजी होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गहन खेती। ठीक है, गहन खेती या गहन कृषि, इसको हम लोग सघन कृषि के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोग को मालूम होना चाहिए। गहन कृषि यानी कि सघन कृषि या सघन खेती या सघन सस्टेन कृषि उत्पादन की वो प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि देखी जा सकती है। यह हर समय प्रयास करके पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास है जो कि करता है। ठीक है, 200% से अधिक सतह घनता वाला क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, गहन कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये किसको कहा जाता है, तो ये एक प्रकार की कृषि है जिसमें कोई भूमि का जो टुकड़ा होता है कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और बाद में अगर उसका उपजाऊ कम हो जाता है तो उसको छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है लोग। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि। ये मुख्य रूप से आपका जो उत्तर पूर्वी जो भारत है, नागालैंड वगैरह, वहाँ पर ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्रक्रिया है आपका कृषि, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। बहुत सारे लोग जंगल को काट देते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं, उपजाऊ खत्म हो जाता है, उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका व्यापक खेती यानी कि व्यापक खेती या व्यापक कृषि यानी कि गहन खेती के विपरीत होता है। ये कृषि उत्पादन प्रणाली जो कि खेती की जा रही भूमि क्षेत्र के सापेक्ष श्रम, उर्वरक और पूंजी के छोटे इनपुट का उपयोग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कपिल देव को पद्म श्री पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था। पद्म श्री लिखा गया है और यहाँ पर कपिल देव लिखा गया है। ठीक है, तो कपिल देव के विषय में जो लोग क्रिकेट से रुचि रखते हैं उनको मालूम होगा कपिल देव कौन थे। तो आपके एक भारतीय क्रिकेटर थे। भारतीय क्रिकेटर के साथ साथ आपके ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, साथ में आप लोग को मालूम होगा 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत विजेता बना था। ठीक है, 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत विजेता बना था। उस टीम के ये क्या थे, कप्तान थे। ठीक है, जिस प्रकार आपका 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में या कप्तानी में जो भारत विश्व कप जीता था, उस प्रकार 1983 में इनकी अगुवाई में भारत है जो कि विश्व कप जीता था। ठीक है, इनको बहुत सारा पुरस्कार भी दिया गया है जिसमें से एक आपका पद्मश्री था जो कि आपका कब दिया गया है, 1982 में दिया गया। ठीक है, अगर ये हिंदी में लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 1982 में पीडीएफ आपको सही तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो 1982 में आपको इनको पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1989 के और 80 का जो अर्जुन पुरस्कार था वो इन्हें दिया गया था। इसके अलावा इन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। कब, 1983 में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इनके अलावा इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म भूषण कब दिया गया है, 1991। ठीक है, यानी कि 1991 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, साथ में विजडन इंडियन क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी ने 2002 में दिया गया है। इन सभी पुरस्कारों को याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी स्थिति MFI की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर आपको बताना था। ठीक है, क्या होगा, विदेशी सहायता तक पहुंच होगा या आपका जिन समुदाय में वो काम करते हैं उनसे अलग होने की क्षमता या वित्तीय रूप से व्यवहार और आत्मनिर्भर MFI या बड़ी मात्रा में ऋण देने की क्षमता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वित्तीय रूप से व्यवहार और आत्मनिर्भर MFI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना किसके द्वारा किया गया था या रचना का
श्रेय किसे दिया जाता है? तो मियाँ की जो मल्हार है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 तानसेन के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 तानसेन हो जाएगा। यह राग संगीत सम्राट मियाँ तानसेन द्वारा बनाई गई एक अद्भुत रचना थी और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 16वीं शताब्दी में, ठीक है, कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अलावा मियाँ की मल्हार एक क्या है? मानसून राग है, ठीक है। कौन सा राग है? तो मानसून राग है, जिसका उपयोग धरती को भिगोने और मानसून को स्वागत करने के लिए, बारिश को अभिमंत्रित और सम्मिलित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तानसेन की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है आपका हिंदू परिवार में हुआ था और अपने जीवन का ज़्यादातर जो समय है इन्होंने भक्ति रचनाओं में बनाने में बिताया था। इसके अलावा जब इनका उम्र 60 वर्ष हो गया तो सम्राट जो अकबर था, मुगल सम्राट का शासक था, उनको नवरत्न में शामिल कर लिया था, ठीक है। अकबर का जो नवरत्न था उसमें से आपका एक तानसेन भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति की एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों की संपर्कता प्रदान करना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ किया गया था। कब किया गया था? तो यह आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया था। 2019 में इसका तीसरा संस्करण है जो कि शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि परमाणु संख्या 106 वाले उस परा यूरेनियम तत्व का नाम बताना है जो कि ऑक्सीजन 10 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम करके बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बता सकते हैं जिनको मालूम होगा कि जो आपका परमाणु संख्या 106 है किस रासायनिक तत्व का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शिवग्रीमियम, ठीक है। शिवग्रीमियम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवग्रीम की बात करेंगे तो आवर्त समूह के VIB में एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे समानतः उपयोग किया जाने वाला संकेतक कौन सा है, ठीक है। संकेतक आपसे पूछा गया है समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे समानतः उपयोग किया जाने वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा समष्टि अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम लोग तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आर्थिक विश्लेषण का वो शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। समस्त अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय आय हो गया, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रिया है जिसका विश्लेषण इसके अंतर्गत है जो कि किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग हर वीडियो में चर्चा कर ही लेते हैं, तो इस वीडियो में भी चर्चा कर ही लेंगे क्योंकि इस वीडियो में भी प्रश्न आपका आ ही गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला तो है कि अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये कथन तो बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या आपका 11 है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 43वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका 43वां संविधान संशोधन के तहत नहीं, आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितना? 10 ही मौलिक कर्तव्य है जो कि आपका जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा अगर आपसे पूछिए किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USSR यानी कि अब रूस हो गया है, उसी देश के संविधान से ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है आपका लिया गया है। बस इतना ही याद रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका गुरु नायडू सेनापति, सनपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, या सेनापति कोई भी कहिए नाम है, ठीक है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप हुआ था जून 2022 में, जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गुरु नायडू सेनापति ने जीता है। ये हुआ कहाँ था? तो मैक्सिको के लियोन में आपका हुआ था। IWF के द्वारा ये
कराया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा। ठीक है, तो विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये क्या थे, पहले भारतीय भारोत्तोलक थे। ठीक है, इसके अलावा सेनापति के अलावा आपका भारत की जो सौम्या एस दलवी थी, इन्होंने भी कांस्य पदक आपका इसी प्रतियोगिता में जीता था। ठीक है, तो कांस्य पदक पूछेगा तो सौम्या एस दलवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 का 3। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद जो 3 है वो दोस्तों आपका क्या करता है, नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों और सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन किस विषय से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। या किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी राज्य के किसी भाग को एकजुट करके एक नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में वृद्धि करना। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यूपी है तो यूपी को जब 2 भागों में तोड़ा गया था तो उत्तराखंड और आपका यूपी बना था, तो यह आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया था। जिस प्रकार बिहार और झारखंड को अलग किया गया था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को कम करना, या दोस्तों आपका मान लीजिए यूपी है तो यूपी के राज्य क्षेत्र को कम करके एक नया राज्य बनाने की जो आपका मांग चल रहा है, आपका कौन सा मांग चल रहा है तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही चल रहा है। ठीक है, या किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, या किसी का मान लीजिए यूपी का जो सीमा है कोई आपका क्षेत्र है वो आपका बिहार में देना है। ठीक है, तो आपका सीमा में परिवर्तन करना आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, मान लीजिए यूपी का नाम बदल के कुछ और कर दिया गया, मान लीजिए पहले यूपी का नाम क्या था, यूनियन प्रोविंस था, यानी कि संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसका नाम अब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो घटक है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं पहले नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है क्या। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो हाल ही में जो वित्त वर्ष था 22-23 में 22-23 से आपका 26-27 तक 5 वर्षों के दौरान 1037.9 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यक्रम हेतु एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है नव भारत कार्यक्रम। ठीक है, इसमें आपका 5 घटक को शामिल किया गया था। पहला घटक था आपका मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, दूसरा था महत्वपूर्ण जीवन कौशल, इसके अलावा तीसरा था व्यावसायिक कौशल विकास, एक था आपका बुनियादी शिक्षा, एक था आपका शिक्षा जारी रखना। ठीक है, तो इन्हीं में से दोस्तों आपको क्या करना था, आपको ये कर लेना था कि इनमें से कौन सा आपका नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक कौशल विकास भी फ्रेंड्स आपका है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका वही दिया गया था। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल आपका है या नहीं इसको भी देख लीजिए, तो ये भी है आपका। इसके अलावा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान ये आपका शायद नहीं है, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा बुनियादी शिक्षा की बात करेंगे तो ये भी है। इसके अलावा दोस्तों व्यावसायिक कौशल विकास की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपके इसके घटक में शामिल है। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर की दिया गया था आपका SSC के द्वारा, इसमें जो इसका राइट आंसर बताया गया है व्यावसायिक कौशल विकास बताया गया है। ठीक है, बताया गया है, लेकिन आपका जो घटक है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का ये दोस्तों आपका इसमें भी है। ठीक है, व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम भी है, तो पता नहीं इसका राइट आंसर कैसे आपका जो 11 SSC ने आंसर की में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आणविक सूत्र C2H वाले निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एथिनिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिनिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो अर्जुन पुरस्कार से 2022 में कुल 25 लोगों को सम्मानित किया गया है। हमने आपको कई बार बताया भी है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, आपका अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में 2500 अर्जुन पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ियों के नाम, उनसे संबंधित खेल को भी देखने वाले हैं। उससे पहले इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्पिंदर सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्पिंदर सिंह हो जाएगा, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है तो पहला आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है, मात्र एक लोगों को। किसे दिया गया है, शरद कमल अंजद को, टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, टेबल टेनिस ये संबंधित है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार सीमा पुनिया जी को दिया गया है डिस्कस थ्रो के लिए। अर्जुन पुरस्कार एल्डस पोल को दिया गया है ट्रिपल जंप के लिए। इसके अलावा अविनाश सामले को दिया गया है स्टीपल चेज के लिए। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए। HS प्रणय को बैडमिंटन के लिए जो कि ऑप्शन में था। अमित पंघल को मुक्केबाजी में के लिए। निकट जनीन को दिया गया है, ये भी मुक्केबाजी के लिए। भक्ति कुलकर्णी आपके शतरंज के लिए दिया गया है, भक्ति कुलकर्णी जी को। इसके अलावा R प्रज्ञानंद को शतरंज के लिए। दीप ग्रेस एक्का को हॉकी के लिए। सुशीला देवी को जो कि ऑप्शन में था जूडो के लिए।
साक्षी कुमार की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका कबड्डी के लिए दिया गया था। नयन मोनी सैकिया को लॉन बॉल के लिए, सागर ओवलकर को मलखम्ब के लिए, इसके अलावा एल विनल वलारिवन को शूटिंग के लिए, ओम प्रकाश मिथरवाल को भी शूटिंग के लिए, सृजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए, विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग के लिए, इसके अलावा अंशु को दिया गया है कुश्ती के लिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साथ में सरिता को कुश्ती के लिए, प्रवीण को वुशु के लिए, मानसी जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए, तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए, स्वप्निल पाठी को भी पैरा बैडमिंटन के लिए ही दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जर्लिन अनिका को दिया गया है डेफ बैडमिंटन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्वप्निल पाठी है इसको थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग भी, या हम भी चेक कर लेंगे। ये पैरा बैडमिंटन ही पैरा स्विमिंग के लिए शायद आपका दिया गया है। ठीक है, पैरा स्विमिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा द्रोणा पुरस्कार नियमित श्रेणी में 4 लोगों को दिया गया है। जीवन ज्योत सिंह तेजा को तीरंदाजी के कोच थे, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैराशूटिंग के कोच थे, इसके अलावा सुजीत मान को ये भी कुश्ती के आपके कोच थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके जो लोग कुश्ती से कोच होते हैं उन्हीं को दिया गया था। इसके अलावा आजीवन के लिए 3 लोगों को दिया गया है। एक तो आपके दिनेश जवाहर लाट को दिया गया है क्रिकेट के लिए, ये आपका किसके कोच थे, तो रोहित शर्मा के कोच थे, ये भी पूछा जा चुका है। प्रफुल्ल घोष को दिया गया है, ये आप फुटबॉल के कोच थे। राज सिंह को दिया गया है, ये कुश्ती के लिए। ठीक है, बाकी और भी हैं, इसको PDF में हम दे दिए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को तैयार रहना होगा। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी किसे दिया गया है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है, इसको याद रख लीजिएगा सिर्फ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका फ्रेंड्स हो जाएगा महानदी। ठीक है, चलिए इसके अलावा महानदी की हम लोग जब बात करते हैं तो महानदी आपका छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। धमतरी के निकट सियावा पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बिलासपुर जिले को पार कर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और उड़ीसा राज्य से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महानदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 851 किलोमीटर है, जिसका 286 जो किलोमीटर है आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम पूछा है तो आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ही हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है 12 जनवरी को हुआ था, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर हम लोग बनाते हैं। बचपन का नाम आपका इनका नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में जो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें ऐतिहासिक भाषण भी दिया था, ये भी पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते हैं, इनका रिश्ता गुरु शिष्य के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में कड़ी आस्था रखने वाले साधु सन्यासी को संगठित करने के लिए 1 मई 1897 को बेलूर मठ की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है कि बेलूर मठ आपका है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वयं सहायता समूह SHGS के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, पहचान करना है कौन सा गलत कथन है। आपका राष्ट्रीय सहायता समूह के विषय में हमने आपको पहले की भी वीडियो में बताया है कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समान 20 लोगों तक के स्वैच्छिक समूह का समूह होता है। ये बिल्कुल आपका सही है, हमने आपको बताया था कि 10 से जो 20 लोग होते हैं एक जगह एकजुट होकर अपने अपने पैसे को बैंकों में जमा करते हैं, साथ में ज़रूरत पड़ने पर उनमें से लोन ले सकते हैं, लोन लेकर वो आपको वहाँ से भर भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के लिए निश्चित नियमों उप नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। नियम तो हमेशा सब जगह ही होता है, सब जगह उसका पालन करना होता है। ठीक है, चाहे वो छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो। इसके अलावा अप्रैल 1996 में RBI ने SGS-BLP को प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण गतिविधि के रूप में घोषित किया था, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका केवल 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो आयकर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरकार प्रत्यक्ष कर होता क्या है, तो जो कर सीधे सरकार को दिया जाता है, जिसे सरकार को दिया जाता है, सीधे करदाता पे लगाया जाता है और कर का दायित्व अन्य करदाताओं पे नहीं डाला जाता है, जैसा कि आयकर। ठीक है, जो आयकर है आप खुद सरकार को देते हैं। इसके अलावा निगमित कर है, न्यूनतम वैकल्पिक कर है, लाभांश वितरण कर है, प्रतिभूति लेनदेन कर है, पूंजीगत लाभ कर है, ये सब क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाने वाला कर है जो कि अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। ये उन उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है जो कि ग्राहक द्वारा उपयोग के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण में आपका माल एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि आपका शामिल है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST ये भी एक क्या है, तो आपका
अप्रत्यक्ष करी है, जिसने भारत में उत्पादन शुल्क, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। इसके अलावा जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। इसके बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चितुरत और फुलाइच जो निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। ठीक है, जब आपका दो दो करके जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उनमें से कहीं ना कहीं आपका जो आंसर करने की जो क्षमता होता है आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लोग चितुरात के बारे में नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, कोई लोग फुलाइच के बारे में नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, इनमें से किसी एक के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो उसका राइट आंसर आप लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि चितुरात के बारे में कोई भी आपका जो डिटेल है नहीं मिला है, तो मिला है आपका फुलाइच के बारे में। तो फुलाइच कहाँ का आपका ये प्रसिद्ध त्यौहार है, तो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फुलाइच उत्सव मनाया जाता है, सितंबर महीने मनाया जाता है। ग्रामीण ढोल बजाते हैं, लड़दा नाम के फूल लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। ये त्यौहार उन लोगों की यादों में मनाया जाता है जिनका निधन हो चुका होता है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कहाँ, तो किन्नौर जिले में यह त्यौहार भाद्रपद के हिंदू महीने के 16वें दिन मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का जो संबंध है मुख्य रूप से कथक से है। ठीक है, कथक से किस नृत्य का संबंध है, जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा, अवध है। ठीक है, अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिसे घराना कहते हैं। घराना का नाम है जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हल्दिया से प्रयागराज तक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि आपका जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है आपका हल्दिया से प्रयागराज, यानी कि हल्दिया से प्रयागराज तो अब जाता है। ठीक है, पहले दोस्तों आपका इस प्रयागराज का नाम क्या था, इलाहाबाद था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, गंगा भागीरथी पर यह आपका नदी, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर यह आपका स्थित है। 1986 में स्थापित किया गया था, यह घोषित किया गया था। हल्दिया से इलाहाबाद अब आपका प्रयागराज हो गया है। लंबाई की बात करेंगे तो 16 से 20 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्यों में नदियों और झीलों की कुल लंबाई आपका 6444 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे तो ये आपका सदिया से धुबरी जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो आपका 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करेंगे तो कोट्टापुरम है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। पश्चिमी तट नहर चंपकारा नहर औद्योगिक मंडल नहर पर स्थित है, 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो काकीनाडा से पुडुचेरी नहरों का विस्तार है। कालुवली जलाशय भद्राचलम, राजमुंद्री, वजीराबाद, विजयवाड़ा तक ये जाता है। कृष्ण गोदावरी नदी पर स्थित है, 1095 किलोमीटर है। कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो आपका 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो सबको पढ़ना अभी तो नहीं जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी नहीं है, बस कोई इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्थिक पर्यावरण लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये पूछा गया था। तो राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंजू मनु सकोया को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो रंजू मुनि जो सेकिया थी आपका, इनका जो संबंध था आपका सतरिया नृत्य के लिए था। सतरिया जैसा कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि तापमान संवेदकों को प्रत्यक्ष या परावर्तित शुष्क प्रकाश से प्रभावित होने से बचाने के लिए आर्द्र एवं शुष्क बल तापमापी के लिए डिजाइन की गई इकाई का नाम बताना था। तो अस्टिवेशन स्क्रीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीर सामान। ठीक है, मीर सामान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर सामान शाही घरानों कारखानों के प्रभारी था। मुगल प्रशासक के अधीन मुहतसिब सर्वाधिक व्यवसाय का नियामक था जो व्यापार को नियंत्रित करता था और इस्लामी निषेधाज्ञा लागू करता था। इस शब्द का इस्तेमाल एक धार्मिक अधिकारी के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन में एक आपका मीर बख्शी है। मीर बख्शी आपका सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेनाओं में अनुशासन, सैनिकों के लिए हथियार, हाथी, घोड़े आदि का प्रबंधन एवं शाही महलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। साथ में मनसबदारी व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना मीर बख्शी का ही काम था। एक ऑप्शन आपका है मीर ए आतिशी या दरोगा। ठीक है, मीर ए आतिशी से ही आपको नाम से लग रहा होगा आतिशबाजी करना। आतिशबाजी कब करेगा, जब इसके पास तोप होगा, तोप खाना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका तोप खाने का प्रधान होता था। ये आपका मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। एक आपका है मीर है बहर।
बहर, बहर मतलब बहरा हो जाना। जब आप जल में जाइएगा तो दोस्तों आपका जो कान है, सुनने की क्षमता है थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी कि आप बहरा हो जाइएगा, ठीक है। तो जल सेना का जो प्रधान होता था आपका मीर बहर होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना था, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है कि कितने देश सार्क का हिस्सा हैं, ठीक है। सार्क की बात करते हैं हम लोग, तो सार्क यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। यह आपका एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। स्थापना आपका 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अफगानिस्तान आपका 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना था। इस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय की बात करेंगे तो तमिलनाडु के काठमांडू में स्थित है। अब बात रही कितने सार्क के सदस्य देश हैं, ठीक है। तो टोटल आपके सार्क के जो सदस्य देश हैं टोटल 8 है, ठीक है। तो टोटल 8 आपके सार्क के सदस्य हैं। कौन कौन सा है इसको हम लोग एक बार मैप के माध्यम से भी देखेंगे और साथ में नामों को देखेंगे। पहला तो सबसे नया आपके अफगानिस्तान है, इसके अलावा भूटान है, भूटान के बाद आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद भारत है, भारत के बाद मालदीव, मालदीव के बाद नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आपका श्रीलंका है। साथ में मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं आपका जो इंडिया का जो मैप लगा हुआ है, पहला बात तो आपका इंडिया है जो कि भारत है सार्क का सदस्य है। सार्क के बाद इंडिया के जो आपके नीचे में स्थित है यानी कि नीचे में आपका श्रीलंका है, वो भी आपका सार्क का है। साथ में आपका एक मालदीव है, श्रीलंका के एकदम बिल्कुल अपोजिट, वो आपका यो भी है। इसके अलावा एक आपका पाकिस्तान है आपका, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा आपको नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा बांग्लादेश है, ठीक है। ये सभी क्या है आपके सार्क के सदस्य देश हैं, तो टोटल 8 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके सार्क पर्यवेक्षक देश की बात करेंगे, अगर आपसे पूछे जाए तो टोटल कितने हैं, 9 है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, पूछा तो नहीं जाएगा कौन कौन से हैं, बस पूछा जाएगा कितने पर्यवेक्षक देश है, तो आपको 9 बता देना है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, संयुक्त अरब अमेरिका है, म्यांमार है, आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का सेशन रहा, आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।